ये है एक टाटा हैरियर जो कि स्टॉक फॉर्म में 168 bhp और 350 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती थी, लेकिन इसके ECU से एक लैपटॉप को कनेक्ट करके इसके अंदर स्टेज 1 रीमैप को इंस्टॉल कर दिया गया है और अब ये गाड़ी 225 bhp और 470 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। यह है एक 1.5 लीटर टर्बोचार्ज वर्टस GT जो कि स्टॉक फॉर्म में 148 bhp प्रोड्यूस करती थी, लेकिन अब आफ्टर स्टेज 2 ट्यूनिंग एंड रीमैपिंग ये गाड़ी 185 bhp प्रोड्यूस कर रही है। और यह है एक 1.6 लीटर डीजल इंजन वाली एस क्रॉस जो कि स्टॉक फॉर्म में 118 bhp और 320 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती थी, लेकिन अब आफ्टर स्टेज 3 ट्यूनिंग ये गाड़ी 202 bhp और 438 Nm का मैसिव टॉर्क निकाल रही है। इन सभी गाड़ियों को अलग अलग स्टेजेस पे ट्यून किया गया है, जिसके चलते इन सभी गाड़ियों में मैसिव पावर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लेकिन सिर्फ यही गाड़ियां नहीं है जिन्हें ट्यून किया जा सकता है। इस दुनिया के अंदर हर उस गाड़ी को ट्यून किया जा सकता है जिसके अंदर एक ECU मिलता है, यानी कि ऑलमोस्ट दुनिया की हर एक गाड़ी को, क्योंकि ECU हर कार के अंदर होता है। और कई कार्स सिर्फ स्टेज 1 ट्यूनिंग में ही बहुत ही ज्यादा मैसिव आउटपुट निकालने लग जाती है पावर का, और ये करना भी कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। इंडिया के अंदर स्टेज 1 ट्यूनिंग की कॉस्ट सिर्फ 15 से 16 हज़ार रुपए से चालू हो जाती है। इंडियन पेट्रो हेड्स के बीच में ट्यूनिंग कल्चर बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन आज भी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो ट्यूनिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, या फिर जो जानते भी हैं वो भी सिर्फ सरफेस लेवल पे जानते हैं। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझाया है कि व्हाट द हेक इज ट्यूनिंग एक्चुअली। तो ये जो ट्यूनिंग है ना, एक बहुत ही ज्यादा बड़ा और एक जेनेरिक टर्म है। ट्यूनिंग किसी भी तरीके की हो सकती है, जैसे इंजन ट्यूनिंग, सस्पेंशन ट्यूनिंग या फिर इवन एस्थेटिक ट्यूनिंग, और इन सभी के कॉम्बिनेशंस को अलग अलग स्टेजेस में बांटा जाता है। जैसे आपने सुना होगा स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और समटाइम्स आपने स्टेज 4 ट्यून्ड कार्स के बारे में भी सुना होगा। तो अब ये जो स्टेजेस हैं एग्जैक्टली ये होती क्या है और इनसे होता क्या है? तो देखिए, एग्जैक्टली ऐसी कोई एसोसिएशन तो नहीं है जो ये बताती हो कि हर एक स्टेज का मतलब क्या होता है, उसके अंदर कितनी ज़्यादा ट्यूनिंग की जाती है या फिर उससे कितनी ज़्यादा पावर गेन होती है। बल्कि ये जो वर्ड स्टेज है ना, ये गेम की वजह से पॉपुलर हुआ था जो कि 1997 में आई थी, जिसका नाम था ग्रैंड टूरिस्मो। एक्चुअली इंजन ट्यूनिंग तो बहुत ज़्यादा पहले से करी जा रही है, लेकिन जब ये गेम आई 1997 में, उसके बाद से ट्यूनर कम्युनिटीज़ के बीच में ये जो वर्ड है स्टेज, ये टॉस हो गया, और तब से ट्यूनर्स मेजरली 3 स्टेजेस के अंदर गाड़ियों को ट्यून करने लगे, जिसमें कि जैसे जैसे ट्यूनिंग की स्टेज बढ़ती जाती है वैसे वैसे गाड़ी की परफॉर्मेंस, पावर और आपका खर्चा भी बढ़ता जाता है। अब कहने को तो स्टेज ट्यूनिंग के अंदर कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, हो सकता है किसी एक ट्यूनर का स्टेज 1 किसी दूसरे ट्यूनर के स्टेज 2 के बराबर हो, लेकिन फिर भी कुछ हद तक तो इस इंडस्ट्री के अंदर भी स्टैंडर्डाइजेशंस हैं, जिनको जानने के लिए हमने ट्यूनर्स की वेबसाइट्स को ढंग से पढ़ा है और वीडियोस को देखा है, और आपके लिए इस वीडियो के अंदर मेजरली 3 स्टेजेस ऑफ ट्यूनिंग को समझाया है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे स्टेज 1 की। तो सबसे शुरुआती और सबसे पहली स्टेज ऑफ ट्यूनिंग को स्टेज 1 ट्यूनिंग बोला जाता है। स्टेज 1 ट्यूनिंग के अंदर जनरली किसी भी तरीके के हार्डवेयर को चेंज नहीं किया जाता है इंजन के अंदर, बल्कि इंजन की पावर को बढ़ाने के लिए ECU को ट्यून किया जाता है, या फिर इन अदर वर्ड्स ECU को रीमैप किया जाता है। आपने भी ये रीमैपिंग वर्ड सुना होगा, लेकिन ये एग्जैक्टली होता क्या है इसके बारे में हम थोड़ी सी देर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बेसिक समझ लेते हैं एक ECU के। दरअसल ये जो ECU या फिर इंजन कंट्रोल यूनिट है ना, ये इंजन के दिमाग की तरह होती है, और ये इंजन को एफिशिएंटली चलाने के लिए इंजन के कई सारे मेजर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करती है, जैसे कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को कंट्रोल करता है ECU, इग्निशन टाइमिंग को, और अगर टर्बो वाली गाड़ी है तो बूस्ट प्रेशर को भी ये कंट्रोल करता है। लेकिन इनके अलावा भी कई सारी चीजें हैं जिनको एक ECU कंट्रोल करता है। अब इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए ECU कई सारे सेंसर्स पर रिलाय करता है, जैसे कि ऑक्सीजन सेंसर, क्रैंक पोजिशनिंग सेंसर एंड सो ऑन। अब ये जो ECU होता है ना, इसे कंपनीज को जिस तरीके से ट्यून करती हैं कि आपकी गाड़ी का इंजन पावर तो अच्छी निकाले ही साथ उसकी एफिशिएंसी भी अच्छी हो और वो इमिशन नॉर्म्स को भी पास कर पाए। इसी के साथ कंपनीज ये भी ध्यान रखती हैं कि आपकी गाड़ी का इंजन अलग अलग सिचुएशंस में भी रिलायबल रहे, यानी कि OEMs ECU को इंजन की मैक्सिमम पावर निकालने के लिए ट्यून नहीं करते हैं, बल्कि इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने के लिए ट्यून करते हैं। और इसीलिए इंजन में अभी भी काफ़ी सारी पावर बची होती है जिसे अनलीश किया जा सकता है, और यहीं पर काम में आती है रीमैपिंग। इंजन का ECU एक मैप पर रन करता है। अब वैसे तो 2-3 बेसिक मैप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ AFR वाले मैप की बात करने वाले हैं। AFR का मतलब होता है एयर फ्यूल मिक्सचर। जब इनटेक वेल से हवा और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर में एंटर होता है तो उसका जो रेशियो है ना, वो बिल्कुल ही सही होना चाहिए। अगर इस मिक्सचर में हवा ज्यादा है और फ्यूल कम तो इसे लीन मिक्सचर बोला जाता है, और अगर फ्यूल ज्यादा है और हवा कम तो इसे रिच मिक्सचर बोला जाता है। AFR का रिच होना या फिर लीन होना इंजन के अलग अलग लोड्स पे और RPMs पे डिपेंड करता है। अलग अलग रेव रेंज और इंजन लोड के कॉम्बिनेशन में AFR की जो वैल्यू होती है ना, वो अलग अलग होती है, जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे होगे। इंजन का ECU इस मैप को आइडियल मानता हुआ चलता है और सेंसर से आने वाले डेटा के हिसाब से एयर इनलेट को खोलता और बंद करता है, ताकि सिलेंडर के अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर यानी कि AFR वैल्यू एकदम आइडियल रहे इस मैप के अकॉर्डिंग, ताकि इंजन ऑप्टिमली ऑपरेट कर सके इन ऑल रेव रेंज एंड लोड। तो यही होता है एक AFR मैप। अब अगर आप इस मैप की AFR वैल्यूज को चेंज करते हैं टू अचीव मैक्सिमम पावर आउटपुट फ्रॉम योर इंजन बिना किसी एमिशन नॉर्म्स और फ्यूल एफिशिएंसी की परवाह करे हुए, तो इसे बोला जाता है रीमैपिंग।
अब ये तो मैंने सिर्फ एक रीमैप के बारे में बताया है, इस तरीके के कई और भी रीमैप्स होते हैं और इग्निशन टाइमिंग और टर्बो बूस्ट भी ECU के थ्रू कंट्रोल किए जा सकते हैं ताकि गाड़ी का जो इंजन है उसका फुल पोटेंशियल बाहर निकल के आ सके। अब आपको जो मैंने ये मैप दिखाया ना, हो सकता है जब आप ट्यूनिंग करवाने जाएं अपनी गाड़ी को तब ट्यूनर के लैपटॉप में आपको ऐसा कुछ भी देखने को ना मिले, क्योंकि इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट सभी ट्यूनर्स प्री डेवलप्ड कस्टम मैप्स को यूज करते हैं और ECU में डायरेक्टली इंस्टॉल कर देते हैं अपने लैपटॉप से, जो कि पहले से एक ट्यूनिंग कंपनी ने बनाया होता है एक पर्टिकुलर कार मॉडल के लिए। अब रीमैपिंग मेजरली क्या होता है वो तो आप लोग समझ ही गए हैं, लेकिन इन रीमैपिंग से बाद आपकी गाड़ी में कितनी पावर अनलॉक होती है वो मेजरली डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी के अंदर टर्बो है कि नहीं है। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के अंदर ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि इनकी जो पावर होती है ना वो बहुत ज़्यादा अनलॉक नहीं होती है इवन आफ्टर रीमैप। ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि 5 या फिर 7% तक ही पावर अनलॉक हो पाती है, लेकिन वहीं अगर आप टर्बोचार्ज गाड़ी के अंदर रीमैप करते हैं तो उस गाड़ी के अंदर 30% तक की पावर भी इंक्रीज हो सकती है बस एक स्टेज 1 रीमैप के सहारे। जैसे कि 2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन वाली स्कोडा ऑक्टाविया पहले 147 bhp प्रोड्यूस करती थी, लेकिन आफ्टर स्टेज 1 ट्यूनिंग ये सीधा 195 bhp प्रोड्यूस करने लगी है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप ECU के थ्रू टर्बो के बूस्ट प्रेशर को बढ़ा सकते हैं, जिससे इंजन के अंदर प्रेशर सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है और पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, विच इज नॉट पॉसिबल विद ए नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल कार। चलिए अब ट्यूनिंग के सेकंड स्टेप पे चलते हैं, यानी कि स्टेज 2 पे। स्टेज 2 ट्यूनिंग में सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर भी इन्वॉल्व होने लग जाता है। जैसे अगर टर्बोचार्ज कार है तो लोग उसके टर्बो को अपग्रेड करते हैं, जिसके चलते एयर इनटेक भी बड़ा लगाना पड़ता है ताकि हवा अच्छे से अंदर जा सके, फ्री फ्लो हो सके, और एग्जॉस्ट भी बदल देते हैं ताकि एग्जॉस्ट के थ्रू फ्री फ्लो हो सके। और जब ये सब चेंजेस किए जाते हैं तब ECU में फिर से एक नया मैप इंस्टॉल करना पड़ता है ताकि नए अपग्रेड्स के हिसाब से इंजन अपने फुल पोटेंशियल को निकाल सके। लेकिन अगर हम नेचुरली एस्पिरेटेड गाड़ियों की बात करें तो स्टेज 2 ट्यूनिंग के नाम पर हम यहाँ पर बस इनटेक और एग्जॉस्ट को ही अपग्रेड कर सकते हैं और उससे भी बहुत ज़्यादा पावर इंक्रीज नहीं होती है। हाँ, आप एक नेचुरली एस्पिरेटेड गाड़ी के अंदर टर्बोचार्ज इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि टर्बो के साथ साथ एक इंटरकूलर भी ऐड करना पड़ता है एक टर्बोचार्ज गाड़ी के अंदर। अब क्योंकि टर्बोचार्जर एग्जॉस्ट गैसेस से चलता है और कंप्रेसर फिजिकली कनेक्टेड होता है टर्बोचार्जर से, इसकी वजह से कंप्रेसर के थ्रू गाड़ी के इंजन के अंदर जो हवा जाती है ना वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, और ये जो गर्म हवा होती है ना वो इंजन के किसी भी काम की नहीं होती है क्योंकि गर्म हवा के साथ इंजन ऑप्टिमली काम कर ही नहीं सकता है। इसीलिए इस हवा को ठंडा करना होता है इंजन ब्लॉक के अंदर घुसने से पहले, और यहीं पर काम में आता है इंटरकूलर। ये गर्म हवा को फिर से ठंडा कर देता है और ये हवा सिलेंडर के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से आपको बूस्ट मिलता है, तो इसीलिए इंटरकूलर भी ऐड करना पड़ता है। इसके अलावा कई सारे मजबूत स्टील के होसेस और कई और भी कंपोनेंट्स ऐड करने पड़ते हैं इंजन बे के अंदर, और टर्बो से लेकर पाइप्स तक सभी कंपोनेंट्स आपकी कार के इंजन लेआउट के हिसाब से, इंजन बे के एरिया के हिसाब से और इंजन कैपेसिटी के हिसाब से ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। यानी कि अगर आपको अपनी नेचुरली एस्पिरेटेड गाड़ी के लिए सही कन्वर्जन किट नहीं मिलती है तो Na2 टर्बो कन्वर्जन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही साथ Na2 टर्बोचार्ज कन्वर्जन करने के लिए भी ECU के अंदर रीमैपिंग और ट्यूनिंग करने की जरूरत पड़ती है, और ये वाली ट्यूनिंग हर किसी के बस की बात नहीं होती है क्योंकि इसके लिए इग्निशन टाइमिंग को डिले करना पड़ता है, वरना आपका इंजन ब्लो हो सकता है। लेकिन इन सारी मुश्किलों के बावजूद भी अच्छी खबर यह है कि इंडिया में कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिनके लिए कन्वर्जन किट्स अवेलेबल है। स्पेशली अगर मैं जिमनी की बात करूँ तो यूट्यूब में कई सारी वीडियोज अवेलेबल हैं जिसमें कि जिमनी के अंदर टर्बो किट इंस्टॉल करी गई है और उसके बाद उस गाड़ी की पावर 100 हॉर्स पावर से सीधा 155 हॉर्स पावर पहुंच चुकी है। यानी कि कल तक स्लो बुलाई जाने वाली जिमनी अब एक वर्टस GT से भी ज्यादा पावर प्रोड्यूस कर रही है। अच्छा, अब ये तो बात रही नेचुरली एस्पिरेटेड टू टर्बो कन्वर्जन की, पर अगर आपके पास ऑलरेडी एक टर्बो डीजल या फिर टर्बो पेट्रोल गाड़ी है जिसमें ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट टर्बो के सारे कंपोनेंट्स लगे आते हैं तो आपको एक बड़ा टर्बो इंस्टॉल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। लेकिन फिर भी कुछ चीजें तो चेंज करनी ही होती हैं एक बड़े टर्बो के साथ, जैसे कि हाई फ्लो एग्जॉस्ट सिस्टम, हाई फ्लो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, बूस्ट कंट्रोल और फाइनली एक अपग्रेडेड फ्यूल पंप और एक इंडक्शन किट। स्टेज 2 ट्यूनिंग के बाद गाड़ियों की पावर 50% तक बढ़ सकती है। इंडिया में स्टेज 2 ट्यूनिंग के कई एग्जांपल मौजूद हैं, जैसे कि ये वर्टस GT जो कि स्टॉक फॉर्म में 150 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती थी, लेकिन स्टेज 2 ट्यूनिंग के बाद ये अब 185 bhp प्रोड्यूस करने लगी है। इसके अंदर कई पार्ट्स को रिप्लेस किया गया है, लेकिन टर्बो का साइज अभी भी नहीं बढ़ाया है। अगर मान लो टर्बो का साइज बढ़ाया जाता तो ये पावर कितनी ज्यादा बढ़ सकती थी। अब आप सोच रहे होगे कि भाई इतनी ज्यादा पावर बढ़ रही है गाड़ियों के अंदर, इससे ज्यादा क्या हो सकता है, राइट? देखो, इससे भी ज्यादा पावर बढ़ाई जा सकती है और इसके लिए अलग रीमैप्स आते हैं या फिर आपको हो सकता है ECU ही बदलवाना पड़े गाड़ी का, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की जो पावर है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और इस पावर को संभालने के लिए गाड़ी के जो इंजन के कंपोनेंट्स हैं उनको फोर्स्ड करना पड़ता है। स्टेज 3 ट्यूनिंग के अंदर इंजन ब्लॉक के कई सारे कंपोनेंट्स फोर्ज किए जाते हैं, यानी कि इनको गर्म करके और पीट के मजबूत बनाया जाता है, और इन कंपोनेंट्स के अंदर शामिल हैं पिस्टन्स, कनेक्टिंग रॉड्स एंड क्रैंकशाफ्ट्स वगैरह।
इसके साथ ही इस बढ़ी हुई हॉर्स पावर को संभालने के लिए एक मजबूत क्लच और रीइंफोर्स्ड ट्रांसमिशन भी चाहिए होता है। बट एज आई सेड बिफोर, जरूरी नहीं है कि स्टेज 3 की परिभाषा सबके लिए सेम ही हो। जैसे कि ये जो 1.6 लीटर डीजल इंजन वाली एस क्रॉस है, इसे स्टेज 3 ट्यून किया गया है और अब आफ्टर द ट्यूनिंग ये 202 bhp और 475 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। इतनी पावर प्रोड्यूस करने के लिए इस गाड़ी के अंदर टर्बो, इंटरकूलर, डाउन पाइप वगैरह सब कुछ अपग्रेड किया गया है, लेकिन फोर्जिंग वगैरह नहीं करी गई है। और वैसे भी 202 हॉर्स पावर के लिए मेरे को नहीं लगता फोर्जिंग की जरूरत है भी। अब ये थी स्टेज वाइज ट्यूनिंग, जिसको मैंने बहुत ही ज्यादा बेसिक और ब्रीफ में आपको समझा दिया है। लेकिन इसके बाद भी चीजें रुकती नहीं है। इसके बाद लोग इंजन स्वैप करते हैं या फिर नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह लगाते हैं अपनी गाड़ी में, यानी कि बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे चले जाते हैं। और ऐसा करने में बहुत ज्यादा खर्चा भी होता है, जो कि सिर्फ कोर सरफेरे पेट्रोहेड्स ही कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ स्टेज 2 ट्यूनिंग के बाद ही गाड़ियां अक्सर बहुत ज्यादा अनरिलायबल हो जाती है और इन्हें लगातार मेंटेन करने की जरूरत पड़ती रहती है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन चलो, हम जैसे लोग एटलीस्ट स्टेज 1 या फिर स्टेज 2 तक तो ट्यून कर ही सकते हैं, है ना? लेकिन क्या हमें करना चाहिए, या ये इवन अलाउ भी है कि नहीं? देखो, किसी भी तरीके की मॉडिफिकेशन इंडिया में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और ये हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन अनलाइक राइज्ड अप गाड़ियां जो कि पुलिस की नजरों में बहुत जल्दी आ जाती हैं और पकड़ी जाती हैं, ट्यून्ड कार्स को पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि सारा काम अंदर हुआ है और बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा है। और इसीलिए इस तरीके की मॉडिफिकेशंस को स्लीपर बिल्ड भी बोला जाता है, क्योंकि बाहर से गाड़ी एकदम नॉर्मल दिखाई देती है। अब क्योंकि ये लीगल नहीं है, इसलिए मैं आपको ये नहीं बोल सकता हूँ कि आप जाके अपनी गाड़ी को ट्यून करा लो, लेकिन मेरी कौन सुनने वाला है। लोग खूब करा रहे हैं और इंडिया के अंदर जो ट्यूनिंग का कल्चर है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। वैसे सिर्फ लीगैलिटी ही एक दिक्कत नहीं है ट्यूनिंग के साथ। जब आप अपनी कार को ज्यादा एक्सट्रीमली ट्यून करते हैं ना, तो आपकी गाड़ी की रिलायबिलिटी भी हैम्पर होती है। हाँ, लेकिन अगर आप सिर्फ स्टेज 1 तक ही जा रहे हो तो आपकी गाड़ी की रिलायबिलिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू आर ओनली अनलॉकिंग द कार्स ट्रू पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पर भी आपकी वारंटी वॉइड हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आपकी गाड़ी एमिशंस को पास ना करे, लेकिन इसके लिए भी ट्यूनर्स ने कुछ ना कुछ तरीके निकाल रखे हैं। तो ऑल इन ऑल कहने का मतलब ये है कि ये जो इंजन ट्यूनिंग है ना, ये ग्रे एरिया में आती है, और ये लाइट ग्रे होगी या फिर डार्क ग्रे, ये टोटली डिपेंड करता है आप किस स्टेज में अपनी गाड़ी को ट्यून कर रहे हैं। अब आप लोग कमेंट्स के अंदर जरूर बताना कि क्या आप लोग भी अपनी गाड़ी को ट्यून करने वाले हैं कि नहीं, या फिर अगर आप एक ऑलरेडी ट्यून्ड गाड़ी चला रहे हैं तो उसकी डिटेल भी कमेंट्स के अंदर डालिए। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स के अंदर अपने विचार भी जरूर छोड़िए। थैंक यू।